नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। खबर दमदार का वक्त हो गया है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाफ नर्सेज को नियुक्ति पत्र दिया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पारदर्शी तरीके से सभी भर्तियां हो रही हैं, किसी भी भर्ती पर कोई सवाल नहीं उठा है। 2017 के बाद से यूपी में बेहतर माहौल हुआ है। यूपी में लगातार निवेश बढ़ रहा है। निवेशकों को यूपी में अच्छा माहौल मिल रहा है। यूपी के विकास की हर ओर चर्चा भी हो रही है। और पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कितनी भी नियुक्तियां हम लोगों ने की हैं, बड़ी बड़ी नियुक्तियां की। अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 1,64,000 से अधिक भर्तियां हमने की और कोई उंगली नहीं उठा सकता। बेसिक शिक्षा परिषद में 1,26,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, कोई उंगली नहीं उठा सकता। माध्यमिक शिक्षा में 40,000 से अधिक भर्तियां थी, कोई उंगली नहीं उठा सकता। उच्च शिक्षण संस्थानों में, टेक्निकल एजुकेशन के संस्थानों में, स्वास्थ्य विभाग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, इन सभी में नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न करने का कार्य हुआ है। और जिसके कारण तात्कालिक रूप से कोई व्यक्ति कोर्ट में गया होगा, कोर्ट ने मेरिट के आधार पर सुनवाई करके अंततः फैसला हमारे पक्ष में किया है, हमारे आयोग या बोर्ड के पक्ष में किया है। और परिणाम है कि हम लोगों ने 6 लाख से अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को अब तक संपन्न किया है। और हम लोगों ने तय किया है कि हर हमारे लिए प्रधानमंत्री जी के मिशन रोजगार के साथ भी जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने तय किया है कि हर व्यक्ति को लिए कठिन होता है कि हम सरकारी क्षेत्र में हर व्यक्ति को नौकरी दे पाएंगे, लेकिन सरकारी क्षेत्र में जितनी भी नियुक्तियां होंगी उन सबको लेकर के जो खाली होंगी उन सबको भी हम लोग लगातार भर्ती की प्रक्रिया को जोड़े हुए हैं। और जैसे अभी पाठक जी बता रहे थे कि 6 साल हुए हैं गवर्नमेंट के, 6 लाख सरकारी नियुक्तियां हम लोगों ने दी। लेकिन 6 लाख नियुक्तियों के साथ साथ हर वर्ष पिछले 6 वर्ष के दौरान हम लोगों ने 12 से 15 लाख निजी क्षेत्र में भी नौकरी की संभावनाओं को वहां विकसित किया और उसके लोगों को वहां नौकरी और रोजगार। आप अनुमान कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, हम लोग जब आए थे 2017 में, अनएम्प्लॉयमेंट यूपी का 19 के आसपास था। पर आज लोग इस बात को लेकर आश्चर्यचकित होते हैं कि आज यूपी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह 3 और 4 के बीच में है। 3 और 4 रोजगार की संभावनाएं, नौकरियां बढ़ी है। दूसरा, पारदर्शी तरीके के साथ हर व्यक्ति को नौकरी की संभावनाओं के साथ जोड़ने का कार्य भी किया गया। और अब बात नकल पर नकेल की। राज्य सरकार नकल माफिया और सॉल्वर गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है और इसके लिए भर्ती परीक्षा में नकल रोकने संबंधित नया कानून बनाने पर विचार हो रहा है। राज्य विधि आयोग ने पेपर लीक होने से रोकने और सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए कानून का मसौदा तैयार कर सीएम योगी को सौंप दिया है। प्रस्तावित कानून में दोषियों को 14 साल तक की जेल और 25 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में मेधावी छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नकल विहीन परीक्षा रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश दिए थे विधि आयोग को कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए एक बाकायदा अध्यादेश तैयार कराया जाए।
अब विधि आयोग ने इस अध्यादेश को तैयार कर लिया है और उसे मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया है। एक बात साफ है कि इस अध्यादेश में सीधे तौर पर जो नकल माफिया है, साल्वर गैंग है, उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा 14 साल की सजा है, 25 लाख का जुर्माना है। यानी कि एक सख्त अध्यादेश नकल विहीन परीक्षा कराने का उत्तर प्रदेश में तैयार हो चुका है। इसे जल्द सदन के पटल पर रखा जाएगा और इसे सदन में पास कराया जाएगा। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। बाघों की मौत कैसे हुई, जांच टीम इसकी पड़ताल करेगी। 15 दिन में जांच टीम अपनी रिपोर्ट भी हैंडओवर करेगी। रिटायर्ड आईएफएस शैलेश प्रसाद टीम का नेतृत्व करने वाले हैं, यह भी तय किया गया है। तो दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत का मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया, चिंता जाहिर करते हुए वन मंत्री को रवाना किया कि आप दुधवा नेशनल पार्क जाकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करिए। और इन सब के बीच केंद्र सरकार ने भी इसका संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया है। इस टीम को भी 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। जांच पड़ताल इन बिंदुओं पर आगे बढ़ेगी कि आखिर किन परिस्थितियों में बाघों की जान जा रही है। और वहीं कानपुर के जाजमऊ में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रांसफार्मर के बगल में कई मकान भी हैं और ऐसे में लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। मामला ताड़बगिया इलाके का है। बताया जा रहा है कि ओवरलोड के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जो बगल के मकान तक पहुंच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। अरे घरों में ये हरी बिल्डिंग से आएंगे तो तभी आप आएंगे, हरी बिल्डिंग से। उधर कौशाम्बी में खाना बनाते समय झोपड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से घर का सारा सामान राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। यह हादसा सिराथू तहसील के शीतलपुर गांव में हुआ। तस्वीरें हम आपको कौशाम्बी की दिखा रहे हैं, जहां पर खाना बनाते वक्त ये हादसा हुआ और देखते देखते आप देखिए आग कैसे विकराल होती चली गई। पूरी की पूरी झोपड़ी आग की चपेट में आई और इस दौरान आग का तांडव यहां पर देखने को मिला है। बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। और अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं पर जबरदस्त हमला किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता की मोहब्बत की दुकान खोलने के बयान पर स्मृति ईरानी ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के प्रमाणित नेताओं ने कर दिया है कि राजनीति कांग्रेस पार्टी के लिए व्यवसाय है, कांग्रेस कोई संबंध नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गौरीगंज नगर पालिका परिषद कार्यालय के भवन का लोकार्पण करने के लिए पहुंची थी। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि राजनीति कांग्रेस पार्टी के लिए व्यवसाय है, राष्ट्र नीति से कांग्रेस पार्टी का कोई संबंध नहीं। इधर कानपुर में मांगलिक कार्यक्रम से लौट रहे लोगों से भरा एक लोडर पलट गया, जिससे 12 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग महराजपुर के तिलसरी खुर्द के रहने वाले थे, जो मुंडन करवाने जय गुरुदेव आश्रम गए थे और वहीं से लौटते वक्त हाथी गांव के पास सरसौल में लोडर बेकाबू होकर पलट गया। उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। बेहद दर्दनाक ये हादसा। लोडर पलटने के चलते कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मुंडन कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी लोग इस लोडर में सवार होकर और इसी दौरान ये लोडर हादसे का शिकार हुआ। और वहीं जालौर में चोरों के हौसले काफी बुलंद है, जहां पर चोरों ने दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कैसे चोरों ने काफी देर तक रेकी की, फिर ताला तोड़कर बाइक चुरा ली। मामला कोंच इलाके के जवाहर नगर का है। उधर कुशीनगर में जमीन विवाद को लेकर मारपीट और आगजनी का मामला सामने आया है,
जहां पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें 6 लोग घायल भी हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं एक पक्ष ने झोपड़ी में आग लगा दी। सूचना मिलने के बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। ये मामला बिशुनपुरा इलाके के गौरी श्रीराम भूसटोले का है। और गाजियाबाद के एक मंदिर में भी ड्रेस कोड जारी करने के लिए भक्तों से अनुरोध किया गया है। सेक्टर 23 संजय नगर हनुमान मंदिर में आने वाले भक्तों से अपील की गई है। इसमें कहा गया है कि मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना करने के लिए आने वाले भक्त पूरे कपड़े पहनकर आए। वो हाफ पैंट, बरमुंडा, स्लीवलेस कपड़े और स्कर्ट पहनकर न आए। मंदिर समिति की ओर से मंदिर के बाहर और भीतर इसको लेकर बोर्ड भी लगाया गया है। बोर्ड लगाए जाने के बाद से काफी तादाद में भक्तों ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूरे कपड़े पहनना भी मंजूर कर लिया है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर पीलीभीत से, जहां पर भूमाफिया के अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर चला है। भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने प्रशासन को की, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त करवा दिया। नाले और तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर यह निर्माण किया गया था। ये मामला चिड़ियादाह गांव के पास का बताया गया। और बरेली में लव जिहाद का मामला सामने आया है। अरमान नाम का छात्र, जिसने खुद का नाम बदलकर अमन रखा था, हिंदू छात्रा को लव जिहाद का शिकार बनाने की वो कोशिश कर रहा था। नाम बदलने के साथ साथ अरमान अपनी पहचान छिपाने के लिए हाथ में कलावा भी बांधा था, लेकिन अरमान की हकीकत लड़की को पता लग गई। मामला आंवला डिग्री कॉलेज से जुड़ा है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने कॉलेज में जबरदस्त हंगामा किया। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौके पर पहुंच गए। कैबिनेट मंत्री ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और यहां वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के घर जल्दी ही शहनाई बजने वाली है। ओपी राजभर के छोटी बेटे अरुण राजभर की शादी तय हो गई है और इसी हफ्ते अरुण राजभर की बारात जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए राजभर ने पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक को न्योता भेजा है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि ओपी राजभर की होने वाली बहू कौन है और शादी में कौन कौन दिग्गज शामिल होने वाले हैं। एसबीएसपी के मुखिया और ओम प्रकाश राजभर के छोटे बेटे अरुण राजभर के सिर सेहरा बंधने वाला है। अरुण राजभर घोड़ी चढ़ने वाले हैं और कभी ना टूटने वाले बंधन से बंधने वाले हैं। अरुण राजभर की शादी में दिग्गजों का जुटना होगा, तो शादी से पहले पीएम ने भी राजभर को बधाई संदेश दिया। पीएम मोदी ने बधाई संदेश में लिखा, अरुण और निकिता के विवाह का निमंत्रण पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। परिवार की खुशी में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वर वधू को नव जीवन के शुभारंभ की बधाई। शुभ लग्न की बेला में जीवन में खुशियों की सौगात लाए। राजभर ने पीएम मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम समेत देश के दिग्गज नेताओं को शादी का आमंत्रण दिया है। इसके साथ ही 11 जून को शादी और 13 जून को वाराणसी में रिसेप्शन में शामिल होने का न्योता भेजा है। यानी वैवाहिक कार्यक्रम में तमाम हस्तियों का शामिल होना कई समीकरण साधेगा। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर के विवाह के आमंत्रण पर पीएम मोदी ने पत्र लिखकर बधाई दी है। पीएम ने इस पत्र के जरिए अपनी शुभकामनाओं के साथ साथ वर वधू के लिए आशीर्वाद भी भेजा है। अब इस पत्र के सामने आने के बाद सुभाषपा और भाजपा की नजदीकियों पर एक बार फिर से चर्चा गर्म हो गई है। अब 2024 के चुनाव को लेकर एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल के जो क्षेत्र हैं वहां पर उनकी पैठ अच्छी है।
शुक्रवार की शाम राजभर के वाराणसी आवास पर हल्दी की रस्म आयोजित की गई। परिजनों के साथ रिश्तेदारों ने शिरकत की तो पार्टी के प्रमुख लोग भी नजर आए। हल्दी के दौरान ओम प्रकाश राजभर का वो स्कूटर भी नजर आया जिसे चलाकर उन्होंने गांव-गांव जाकर अपने समाज को जगाने का काम किया था। इस स्कूटर पर बैठकर अरुण राजभर और उनके बड़े भाई और सुभाषपा महासचिव अरविंद राजभर मस्ती करते हुए दिखाई दिए। बीबीए की छात्रा से अरुण की शादी, निकिता राजभर के साथ अरुण 7 फेरे लेंगे। अरुण की होने वाली पत्नी बीबीए की छात्रा है। निकिता एथलेटिक्स की भी खिलाड़ी है। डांस के साथ गीत संगीत में खास रुचि है। निकिता के पिता कोल इंडिया में कार्यरत हैं। यानी ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे की शादी किसी पॉलिटिकल घराने में नहीं बल्कि एक साधारण परिवार में कर रहे हैं। लेकिन खास बात तो ये है कि निकिता गाजीपुर से ही ताल्लुक रखती है। ऐसे में इस शादी में कई रंग भी देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इस शादी में दिग्गजों का जुटना तो होगा ही बल्कि आम और साधारण परिवार के लोग भी नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस शादी में कई रंग देखने को मिलेंगे और उन्हीं रंगों में एक रंग सियासी रंग भी होगा। देखना होगा कौन कौन से सियासी दिग्गज इस शादी में शामिल होते हैं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ओपी राजभर बहुत संभव है कि बीजेपी के करीब चले जाएं। तो ऐसे में यहां से ये भी एक संदेश निकलकर सामने आएगा कि वो किसके ज्यादा करीब जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का और शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।